डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और वो है हमारा, हम कंटिन्यू करेंगे मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से। सो वी स्टार्ट फ्रॉम मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कल इस पे छोड़ा था अपन ने, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो, जो मोलार कंडक्टिविटी होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को अच्छे से क्लियर करने के लिए इससे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और वो है हमारा मोलैरिटी वर्सेस नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं मोलैरिटी वर्सेस नॉर्मेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो मोलैरिटी वर्सेस नॉर्मेलिटी का जो कॉन्सेप्ट चलता है उसकी अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये दोनों कंसंट्रेशन यूनिट्स होती है, मोलैरिटी भी और नॉर्मेलिटी भी। ठीक है, अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करती है हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किसी सब्सटेंस की कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर वॉल्यूम सब्सटेंस में डिसॉल्व है, इसको अपन मोलैरिटी बोलते हैं। तो मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स विच डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला ऐसे बनाया, सपोज करो V लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में n नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है, तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे सब्सटेंस के, n/v। तो इसी को मोलैरिटी बोला जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, यूनिट होती है मोल पर लीटर। वॉल्यूम जो होता है यहाँ पर ये लीटर में गिवन होता है, क्लियर है नहीं। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व होते हैं, उसको अपन मोलैरिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो m/2 है, तो इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर वॉल्यूम जो है ना सॉल्यूशन के, उसमें उस सब्सटेंस के या सॉल्यूट के आधे ही मोल डिसॉल्व है। अगर मान लो मोलैरिटी m/5 है, तो इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर हम लें तो उसमें जो सॉल्यूट है उसका 1/5 मोल ही डिसॉल्व है। कितना मोल? 1/5 मोल ही डिसॉल्व है। अगर हम 2m मोलर सॉल्यूशन लें तो इसका मतलब होगा कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, जो सब्सटेंस है, उसके 2 मोल डिसॉल्व है। क्लियर है नहीं? तो मोलैरिटी का मतलब क्या, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बहुत ही ईजी है। लेकिन ये जो टॉपिक है नॉर्मेलिटी का, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है, और वो है इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वी कैन टेक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर तो अपन नंबर ऑफ मोल्स काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स काम में लेते हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं n- बोल देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? देखो, मोलैरिटी में क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व है, उसको मोलैरिटी बोला जाता है। निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 1 लीटर में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होंगे निकल आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने डिसॉल्व है 1 लीटर वॉल्यूम में। ठीक है ना, किसी सब्सटेंस के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व है, उसको अपन नॉर्मेलिटी बोलते हैं। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे इसकी मोल है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है यहाँ पर कि इक्विवेलेंट और मोल में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट, रिलेशन बिटवीन n' एंड n, इससे समझिए ना, इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? तो देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा रिलेशनशिप होता है। मोल के बारे में तो हमें पता है, अभी इक्विवेलेंट क्या है ये सुनो। किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो होता है, उसका अगर 1 मोल ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए? 1 मोल ले लिया जाए। ठीक है, और उस 1 मोल सब्सटेंस से कितने नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो एसिड है तो कितने नंबर ऑफ OH- आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो बेस है तो कितना उस पर इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है। अगर इन चीज़ों को अपन देख लें
तो उसको अपन मल्टीप्लाई कर दें अगर नंबर ऑफ मोल से। हमने 1 मोल सब्सटेंस लिया, क्लियर है, 1 मोल सब्सटेंस लिया और उसको अपन मल्टीप्लाई कर दें जेड फैक्टर से, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू जेड फैक्टर, क्लियर है नहीं। जैसे सपोज करो अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हो, 1 मोल H2SO4 दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, 1 मोल H2SO4 दे रखा है और 1 मोल H2SO4 के आपको नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ मोल तो आपको दे दिए 1 मोल, यानी n की वैल्यू तो आपको दे दी 1, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालनी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल 1 इंटू जेड फैक्टर, नंबर ऑफ मोल 1 इंटू जेड फैक्टर। तो जेड फैक्टर क्या होगा, अब H2SO4 एसिड है तो एसिड के लिए जेड फैक्टर क्या देखेंगे कि 1 मोल जो H2SO4 है उससे कितने H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कितने H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, इससे 2, तो जेड फैक्टर की वैल्यू होगी 2, तो n डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा हमारा 2, कितना आएगा बोला हमारा ग्राम इक्विवेलेंट 2, क्लियर है नहीं है। तो अगर हम 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में 1 मोल H2SO4 डाल रहे हैं तो मोलरिटी तो 1 आएगी, क्लियर है नहीं, लेकिन नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। क्यों, 1 मोल H2SO4 में ग्राम इक्विवेलेंट्स तो 2 आ रहे हैं, 1 मोल H2SO4 से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, H+ आयन 2, तो जेड फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो एक्चुअली में n इंटू जेड फैक्टर बाई वी होती है, यानी जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स इंटू जेड फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये n अपॉन वी क्या है, मोलरिटी है, मोलरिटी इंटू जेड फैक्टर, बस ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर जेड फैक्टर की वैल्यू 1 है, ठीक है, जैसे HCl के लिए जेड फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, क्यों, एक ही H+ आयन ये प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल HCl से कितने H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, 1 ही तो होगा, तो यहाँ पर 1 मोल लिखेंगे और यहाँ पर जेड फैक्टर 1 लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, यानी जो नंबर ऑफ मोल है वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब जेड फैक्टर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कोई डिफरेंस नहीं हो, दोनों ही केसेस में नॉर्मेलिटी हो चाहे मोलरिटी हो, कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स होती हैं ये जो यूनिट्स है कंसंट्रेशन की यूनिट्स, ये 1/V है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन को यहाँ पे काम आएगा, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, किसके, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का, ये इसलिए बताया क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का टॉपिक और अच्छे से समझ सकते हैं, क्लियर है। चलो मैं इसको नोट कर लिया आपने, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब अपन बढ़ चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो मेन टॉपिक है और वो है हमारा मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। तो दोनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे और दोनों के बीच में अपन जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और इस रिलेशनशिप से अपन को जेड फैक्टर की वैल्यू भी मिलेगी, देखना, ठीक है। बस आपके साइड में क्या ध्यान रखना है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है नहीं, इक्वेशन 1। नॉर्मेलिटी जो होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम होती है, क्लियर है नहीं। इफ आपको ये ध्यान रखना है दोनों में क्या रिलेशन होता है, जो नॉर्मेलिटी होती है वो मोलरिटी इंटू क्या होती है, मोलरिटी इंटू जेड फैक्टर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन नंबर 3। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इफ जेड फैक्टर, अगर जेड फैक्टर की वैल्यू क्या है 1 है तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि कोई सब्सटेंस अगर जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है उतने वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रोड्यूस करेगा अगर उसका जेड फैक्टर 1 है तो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देखो मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन दोनों टॉपिकों को देख लेते हैं। यूनिट, इसका जो सिंबल है वो λm है और इसका सिंबल है λeq। इसके बारे में मैंने आपको कल डिस्कस किया था, वहीं से मैं फॉर्मूला उठा लेता हूँ। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, मोलार कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी which you can say the conductance which produce all of the ions which present in that volume of the solution which contain 1 mole electrolyte, ठीक है। हमारे पास एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है, क्लियर है, वो कितना भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें उसका वो वाला वॉल्यूम लेना है, वो वी वॉल्यूम हमें सेलेक्ट करना है,
या वो VmL वॉल्यूम हमें लेना है, वो वाला VmL वॉल्यूम हमें लेना है जिसमें 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व है। कितना मोल सब्सटेंस डिसॉल्व है? 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व। VmL वॉल्यूम में 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व। क्लियर है नहीं? उस 1 मोल सब्सटेंस में जितने भी आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन आयंस के द्वारा क्रिएट होने वाली जो कंडक्टेंस है उसे मोलार कंडक्टिविटी बोला जाता है। और हमें यह भी पता है कि 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? कप्पा। भाई 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं वो जो हम कंडक्टेंस क्रिएट करते हैं उसे अपन कप्पा बोलते हैं। तो VmL वॉल्यूम में जितने भी आयंस होंगे जो 1 मोल के द्वारा प्रोड्यूस होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, VmL वॉल्यूम में 1 मोल आयंस प्रेजेंट होंगे और उनके द्वारा जो कंडक्टेंस बनेंगे उसे क्या बोलेंगे? 1 मोल में जितने भी 1 ml में जितने भी आयंस कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे थे उतनी इंटू वी। भाई 1 ml वॉल्यूम में कितनी कंडक्टेंस है? कप्पा। तो VmL में कितनी होगी? कप्पा इंटू वी। लेकिन ये वो वॉल्यूम है जो 1 मोल सब्सटेंस कंटेन करता है, मतलब इस वॉल्यूम में 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व होना चाहिए। अब मान लो पूरे वॉल्यूम में तो 10 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व है, तो हमें सिर्फ वो वॉल्यूम ही लेना है जिसमें 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व। उसको यहाँ रखना है, उसको कप्पा से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? लैम्डा एम। क्या आ जाएगा? बोलो लैम्डा एम। तो लैम्डा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू वी। क्लियर है? क्या होता है? बोलो कप्पा इंटू वी। ठीक है, डेफिनेशन कल मैंने आपको लिखाई थी, मैं फिर से लिख देता हूँ। लैम्डा एम या मोलार कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, वी कैन से द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस of 1 mole substance present in VmL volume called lambda m। ऐसी कंडक्टेंस या वो कंडक्टेंस जो उन आयंस के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है जो 1 मोल सब्सटेंस के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं और वो VmL में प्रेजेंट है, कॉल्ड लैम्डा एम। ठीक है, इसका हमने फॉर्मूला देखा था, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? देखो अब ध्यान दो, ये हम क्योंकि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है। क्लियर है नहीं? तो यहाँ पर मोलरिटी की बात कर रही है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वी ये होता है, क्योंकि एन की वैल्यू तो क्या लेंगे अपन? 1 लेके चलेंगे ना, 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है। तो वॉल्यूम क्या नहीं होगा? 1 अपॉन एम। एम को अपन क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन की यूनिट सी लिख सकते हैं या एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कप्पा इंटू ये सी लिख सकते हैं। ये वॉल्यूम लीटर में है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इस पूरे टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हम क्या करेंगे? वो वॉल्यूम की जगह क्या लिख देंगे? 1000 अपॉन सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? या इसको अपन लिख सकते हैं लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। जो कंसंट्रेशन यूनिट है यहाँ पर मोलरिटी है। क्लियर है नहीं? इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओके, अब अपन क्या करते हैं? यूनिट निकालते हैं लैम्डा एम, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो कप्पा की यूनिट रख दो और मोलरिटी की रख दो। कप्पा की यूनिट बोलो क्या होती है? कप्पा की यूनिट, भाई कप्पा कहाँ से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कप्पा जो होता है वो हमारा होता है रो एल अपॉन ए। देखो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होता है, तो आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। क्लियर है? इसको इस इक्वेशन को रिवर्स किया था 1 अपॉन आर 1 अपॉन रो ए अपॉन एल। क्लियर है? 1 अपॉन रो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रिवर्स क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा। तो कप्पा की जो यूनिट होगी वो, और ये होगा सी ए अपॉन एल। तो कप्पा की जो यूनिट आएगी वो कैसे आती थी? सी एल अपॉन ए। सी की यूनिट क्या लिखेंगे अपन? कंडक्टेंस की यूनिट क्या लिखेंगे? सीमेंस लिख दो, और ये आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी एल इक्वल टू कप्पा ए, तो कप्पा की हो जाएगी हमारी सी एल अपॉन ए, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारी हो जाएगी किसकी यूनिट? कप्पा की। क्लियर है? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ रखेंगे अपन सीमेन और यहाँ रखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी
मोलरिटी की यूनिट हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पर लीटर ना लिख करके क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे अपन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा, तो यूनिट बचेगी सीमेन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट बचेगी। यहाँ पर आप मो भी देख सकते हो, सीमेन की जगह मो लिख सकते हो। ठीक है, मो लिख सकते हो, ओम इनवर्स लिख सकते हो, सीमेन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगी, नोट कर लो। चलो नोट कर लिया। चलो अब आके लैम्डा ई क्यू की बात करते हैं। लैम्डा ई क्यू क्या होगी, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस। 1 मोल नहीं लेना, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यानी ये नॉर्मेलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस विच प्रोड्यूस by 1 gram equivalent substance in VML volume of solution। जितने भी आयंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट से प्रोड्यूस होंगे, हम क्या करेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट उठाएंगे, पानी में घोल देंगे, जो आयंस प्रोड्यूस होंगे, क्लियर है, VML में, उस कंडक्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, लैम्डा ई क्यू, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ना लेकर के 1 मोल ले रहे हैं किसी सब्सटेंस के और उसको VML में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जितने भी आयंस 1 मोल सब्सटेंस से प्रोड्यूस होंगे, उनके द्वारा जो कंडक्टेंस क्रिएट होगी उसे हम क्या बोल रहे हैं, मोलार कंडक्टिविटी। क्लियर हो रहा है ये टॉपिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कितने, अपन इसका कैसा फॉर्मूला लिखेंगे, देखो लिखेंगे लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू वी रहेगा सेम, क्योंकि देखो 1 ml वॉल्यूम जो होगा उसका जो कंडक्टेंस है वो 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस कंडक्टेंस क्रिएट करेंगे वो कप्पा होगी। क्लियर है नहीं, लेकिन VML वॉल्यूम में जितने भी आयंस होंगे जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, वो कितनी होगी, कप्पा इंटू वी होगी। तो लैम्डा ई क्यू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू वी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन बात करें यहाँ पर जो v है ये क्या है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई v को हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी होगी हमारी n डैश अपॉन v, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, देखा था अपन ने, क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो वॉल्यूम लेंगे, ये वॉल्यूम क्या लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो 1 लेना है, ये तो अपन को 1 लेना है, एन डैश की वैल्यू 1 लेनी है, यहाँ जैसे नंबर ऑफ मोल 1 लेते थे ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 लेना है, क्लियर है नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू 1/n, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर वॉल्यूम किस में है बोलो, लीटर में दिया हुआ है, हमको मिलीलीटर में लेना है, तो इस पूरे टर्म को 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लैम्डा ई क्यू इक्वल टू आएगा कप्पा इंटू, और ये आ जाएगा हमारे पास 1000/n, कप्पा इंटू 1000/n, ठीक है। इस तरह से अपन इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब यूनिट लिख देंगे, तो यूनिट क्या बनेगी, कप्पा की वही बनेगी, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और नॉर्मेलिटी की क्या होगी, देखो जैसे मोलरिटी की यूनिट थी मोल पर लीटर, तो हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट क्या बनी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, कोई प्रॉब्लम। ये यूनिट होती है लैम्डा ई क्यू की, और ये होती है लैम्डा एम की, सीमेन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, बस डिफरेंस कहाँ है, यहाँ मोल इनवर्स है और यहाँ इक्विवेलेंट इनवर्स है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ रहा है क्या, कोई रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, रिलेशनशिप मिल जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो। चलो तो देखो अब डिवाइड करके देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप निकल के आएगा। इन दोनों से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से।
कंडक्टिविटी से भी पूछे जाते हैं डेफिनेशंस वगैरह किस तरह दी जाती है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। पहले मैं अलग अलग इक्वेशंस लिख लेता हूँ। भाई मुझे पता है लैम्डा मोलार, इन मोलार कंडक्टिविटी जो है वो हमारी क्या, कप्पा इंटू 1000/m है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, कप्पा इंटू 1000/n है, 2 दे देते हैं। अब 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो तो हम लिखेंगे लैम्डा इक्यू अपॉन लैम्डा एन इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी तो बचेगा, सॉरी मोलरिटी अपॉन उल्टा बचेगा, मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी बचेगा। क्लियर है नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। सपोज करो आपको मोलरिटी दे दी एक सॉल्यूशन की और नॉर्मेलिटी दे दी यही सॉल्यूशन की और लैम्डा एम दे दिए, लैम्डा ई की पूछ लिया, इस रिलेशनशिप से आ जाए। क्लियर है नहीं है? चलो अब कोई नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशनशिप आप बता सकते हो, ये रहा नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू जेड फैक्टर। सिंस हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू जेड फैक्टर, होता है नहीं होता? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा एम इक्वल टू मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी की जगह क्या लिखेंगे, मोलरिटी इंटू जेड फैक्टर, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल हो जाएगी, तो लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा एम इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन जेड फैक्टर। नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अच्छा, यहाँ से और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आता है और वो है हमारा, हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू जेड फैक्टर। क्लियर है? तो अगर मान लो आपको मोलार कंडक्टिविटी दी हुई है और जेड फैक्टर पता है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है और मोलार कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जेड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। जेड फैक्टर के बारे में आपको और अच्छे से बता देता हूँ। अगर हम एसिड ले रहे हैं मान लो कोई, तो एसिड का जेड फैक्टर होता है कितने H+ आयन वो दे सकता है, डोनेट कर सकता है। जैसे HCl के लिए होगा 1, H2SO4 के लिए कितना होगा 2, S3PO4 के लिए कितना होगा 3। ये होता है जेड फैक्टर, कितने नंबर ऑफ H+ आयन वो सॉल्यूशन में डाल सकता है, उसे अपन जेड फैक्टर बोलेंगे। अगर हम बेस की बात करें तो बेस के लिए क्या होगा, अब जैसे नाइट्रिक एसिड है HCl है, इसमें कितने नंबर ऑफ H+ आयन डाल सकता है, वो 1 ही डाल सकता है, तो जेड फैक्टर 1 होगा। अगर जेड फैक्टर 1 होगा तो उस केस में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वल आएंगी, यानी ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। समझो इस चीज़ को। H2SO4 के केस में जो मोलरिटी आएगी यहाँ पर वो मोलार कंडक्टिविटी आएगी, वो इक्वलेंट कंडक्टिविटी जो आ रही है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि जेड फैक्टर 2 आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है? इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। बेस के लिए कैसे निकालते हैं, जैसे अपन KOH NaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस लिख दिए, तो कितनी OH- आयन दे सकता है, ये 1, ये 2, तो ये जेड फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर हम किसी एलिमेंट के लिए निकालें तो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, वो जेड फैक्टर हो जाए। ठीक है, अगर हम किसी सॉल्ट के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो हम निकाल रहे हैं NaCl के लिए, तो NaCl के लिए कैसे निकालेंगे, कॉमन चार्ज देख लो, +1 -1, तो 1 आ रहा है कॉमन चार्ज। ठीक है, या कैटायन पे चार्ज देख लो सिर्फ, उससे पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, ठीक है, तो कॉमन चार्ज क्या आएगा, इन दोनों पर +2 है मिलके, इन दोनों पर -2 है, इस अकेले पर -2 है, तो कॉमन चार्ज 2 आ गया, तो जेड फैक्टर 2 हो गया। क्लियर है? एल्यूमिनियम फॉस्फेट पर आपको देखना है जेड फैक्टर क्या होगा, तो एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है, ठीक, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है, +2, तो 3 पर +6 हो गया ना, 3 पर, 1 पर तो कितना होगा, +3 होगा। देखिए यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 3, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट नहीं है। मैग्नीशियम फॉस्फेट में मान लो अगर देखना हो तो मैग्नीशियम फॉस्फेट पे कैसे देखेंगे, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा,
ये फॉस्फेट पर -3 होता है तो इसका 3 mg का +2 इधर आ जाएगा। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट पर क्या देखेंगे, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है यहाँ पर +2, तो 3 पर कितना होगा +6, और फॉस्फेट पर कितना है हमारा -3, तो 3 पर -6, तो कॉमन 6 आ जाएगा। ऐसे अपन जेड फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग एसिड, सॉल्ट और बेस के लिए अलग अलग होती है। ओके, तो ये है हमारा जो टॉपिक लैम्डा एम और लैम्डा EQ, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, उनका मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के साथ एक कनेक्शन होता है, वो भी अपन ने देख लिया। क्लियर है, एग्जाम्पल में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो उनको करते वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है कि मोलार कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये दोनों क्या होते हैं, इनका मोलरिटी और नॉर्मेलिटी से क्या लिंक है, ठीक है, इंडिविजुअली क्या लिंक है, और इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो इनका क्या लिंक है। ओके, अच्छा, अब अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो है वेरिएशन का टॉपिक। हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन। हम अगर किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करें, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन से मतलब है कि उसमें पानी अगर अपन ऐड करें तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन का मतलब, जहाँ भी वर्ड आ जाता है डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज। बट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल है। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे ना, वो सब्सटेंस डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, जब डाइल्यूशन होगा। क्लियर है, तो डाइल्यूशन जब हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज होगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने माइंड में। वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन, हमने डाइल्यूशन किया, कुछ हुआ, सॉल्यूशन में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्लियर है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, तो उससे कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज़ से। क्योंकि कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस हम ये जानते हैं जितने भी आयंस कंडक्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो आयंस अगर 1 ml वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर वो 1 मोल सब्सटेंस से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आयंस, तो हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जब अपन डाइल्यूशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और एक कंडक्टेंस होती है जो पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है। जितना भी वॉल्यूम आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, जितना भी वॉल्यूम सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, उसमें जितने भी आयंस कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंडक्टेंस, इन चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन किस किस पर, कंडक्टेंस, कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, लैम्डा एम एंड लैम्डा EQ। जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो हमारा कंडक्टेंस पर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी पर, मोलार कंडक्टिविटी पर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कम होंगी, ज़्यादा होंगी, किस तरह से हम देखेंगे ये चीज़ें। तो इन चीज़ों को अपन पढ़ेंगे और हम जाएंगे एक्सपेरिमेंटल डाटा बाय एक्सपेरिमेंटल। हम जो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम निकालेंगे, फॉर्मूलेज से भी हम देखेंगे, लेकिन हम फाइनली एक्सपेरिमेंटल डाटा जो होंगे उनके साथ जाएंगे कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ किस तरह से चेंज हो। ठीक है, आपको जो माइंड सेट रखना है वो रखना है साहब, डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घट जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो देखो कंडक्टेंस क्या होती है, जितने भी आयंस सॉल्यूशन में है उनके द्वारा प्रोड्यूस होती है। ऑल ऑफ द दिस इज प्रोड्यूस बाय ऑल ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी VmL वॉल्यूम में, जितना भी वॉल्यूम सॉल्यूशन का, उसमें जितने भी आयंस पड़े हुए हैं उनके द्वारा कंडक्टेंस क्रिएट होती है। ठीक है, तो अपन कंडक्टेंस पर अगर देखें तो एक बात बताओ, अगर आपने पानी ऐड कर दिया, पानी अगर मान लो आपने ऐड कर दिया तो क्या होगा, आयंस जो होंगे, देखो डाइल्यूशन अगर यहाँ पर हम बढ़ा देंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है, व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस देन the conductance
कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी बढ़ जाएगी। कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। जब हम डाइल्यूशन बढ़ा देंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में कंडक्टेंस बढ़ेगी, ये कन्फर्म है। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, रीजन दोनों के अलग अलग हो। ठीक है, अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं जिसकी अल्फा की वैल्यू 100% होती है। अल्फा क्या है मैंने बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन कंप्लीटली हो चुका होता है, कंप्लीटली वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे में यहाँ पर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, डाइल्यूशन अगर मान लो इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट 100% आयोनाइजेशन हो गया, यानी सारे के सारे आयंस पड़े हुए हैं वॉल्यूम में, ठीक है ना, सॉल्यूशन में। डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो अब होगा क्या, जैसे ये कैटायन और ये एनायन है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, ध्यान समझना, कैटायन एनायन है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था बिफोर डाइल्यूशन। लेकिन जब आपने डाइल्यूशन कर दिया, जब आपने डाइल्यूशन कर दिया तो क्या हुआ, ये कैटायन और एनायन थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि पानी इनको सेपरेट कर देगा ना, खींच लेगा दोनों, ठीक है, दूर दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और यहाँ क्या हो जाएगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे क्या होगा, ये आयंस थोड़ा ज़्यादा मोबाइल हो जाए, मोर मोबाइल, मोबाइल मतलब जल्दी जल्दी स्पीड से इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और ज़्यादा मोबाइल हो जाएंगे। अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी तो इसका मतलब कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टेंस दो चीज़ों से ही चेंज हो जाती है। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि कितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा, और दूसरी वो आयंस कितनी स्पीड से चल रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, सिर्फ डाइल्यूशन से स्पीड बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयंस जितने हैं उतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 100% आयनाइज्ड हो गए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही 100% आयनाइज्ड है, हर कंसंट्रेशन पर आयनाइज्ड होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए तो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें जो आयंस होते हैं ना वो जल्दी आयनाइज्ड हो जाते हैं, 100% आयनाइजेशन इसका हो जाता है। आपने 1 मोल NaCl लिया, उसको पानी में घोल दिया, तो वो 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- आयनों में प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है नहीं, क्या चाहे पानी कम मिला हो चाहे पानी ज़्यादा मिला हो, सॉल्यूशन फॉर्म में अगर वो है तो प्रोड्यूस होंगे आयंस। ठीक है, अब अपन डाइल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर कंडक्टेंस क्यों बढ़ रही है, हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग की बढ़ती है, वीक की भी। तो स्ट्रॉन्ग की क्यों बढ़ रही है जब सारे के सारे आयंस पहले से बैठे हैं, तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डाइल्यूशन से आयंस के बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है, जिससे फोर्स वीक हो रहा है। तो वो आयंस इजीली मोबाइल फॉर्म में आ जाते हैं, फेज में आ जाते हैं, आराम से चलने लगते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ेगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। क्लियर है। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, किसकी बात करें हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो होता है वो 5% के लगभग होता है। मतलब इनका जो डिसोसिएशन होता है वो 5 से 6% होता है, बाकी का पार्ट 95% 90% के लगभग जो पार्ट होता है वो अनडिसोसिएटेड रहता है, टूटा हुआ नहीं होता। ठीक है, तो जैसे तुम डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू मोर डिसोसिएशन। अरे जो आयंस, जो बचा हुआ हिस्सा डिसोसिएटेड नहीं हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, पानी डालने पर वो और डिसोसिएट होगा। यहाँ पर तो क्या था, कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है, अब पानी डालो तो सिर्फ आयंस दूर दूर होंगे, जिससे हल्की सी कंडक्टेंस बढ़ेगी। हम कह सकते हैं कंडक्टेंस इंक्रीजेज वेरी लेस, बहुत कम बढ़ती है यहाँ पर कंडक्टेंस, क्योंकि पहले से कंडक्टेंस बहुत हाई रहती है। तो कंडक्टेंस बढ़ेगी तो सही, लेकिन बहुत कम बढ़ेगी, क्योंकि कंडक्टेंस बढ़ने की सिर्फ एक वजह है, और वो है आयंस का सेपरेट होना। जितने आयंस है, जितने इसमें आयंस होने चाहिए वो तो कंप्लीटली सॉल्यूशन में आ ही गए हैं, बस वो दूर दूर होते जाएंगे जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे। यहाँ क्या है, आयन आएंगे भी और वो दूर दूर भी होंगे। क्लियर है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज ड्यू टू मोर डिसोसिएशन, ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ आयंस बहुत सारे फैल जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, कंडक्टेंस इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीजेज रैपिडली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कंडक्टेंस बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और यहाँ पर कंडक्टेंस बहुत ही स्लो बढ़ेगा।
क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ आयंस भी प्रोड्यूस होते चले जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस भी प्रोड्यूस होते चले जाएंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होता, पानी बढ़ा देने पर उसका डिसोसिएशन बढ़ता है, जिससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और उन आयंस के बीच में सेपरेशन भी होता है। तो कंडक्टेंस बढ़ने की दो वजह हैं, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं सबसे बड़ी वजह, और उनका मूवमेंट भी बढ़ रहा है। यहाँ सिर्फ मूवमेंट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस उतने ही हैं जितने पहले थे। 100% डिसोसिएशन वो पहले ही हो चुके हैं, यहाँ होना है अभी उनको, जैसे जैसे पानी मिलाओगे 100% डिसोसिएशन की तरफ वो जाए। तो समझ आया, when we increases dilution then volume increases of the solution, whether its solution is weak electrolytic solution or strong electrolytic solution, the conductance is increases overall. If we compare the increment of the conductance of these two type of electrolyte, then we see for strong electrolyte the conductance increases very little bit, okay, because number of ions is fixed here, no more ions produced, 100% dissociation takes place, okay. So when we increase dilution, only strong attraction force which is carried out or takes place before dilution is break. So number of जो ions हैं उनकी स्पीड पकड़ने लगेगी, स्पीड बढ़ने लगेगी, because less weak of force of attraction feel by ions after dilution. Before dilution, ions feels more strong force of attraction, so less mobile. After dilution, ions feels less strong force of attraction, so more mobile. So that's why conductance increases, but this increment is very little bit of. But if you see this case, weak electrolyte, as well as dilution increases, number of ions produces, more and more ions produces, and which more and more mobile. So that's why very rapid increment of conductance observed in case of weak electrolyte. This is very very important concept. चलो अब अपन देखते हैं, कंडक्टेंस तो चलो बढ़ गई, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, डाइल्यूशन बढ़ाया कंडक्टेंस बढ़ गई। कप्पा कंडक्टिविटी जो है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, इस पर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट आता है डाइल्यूशन का। तो एक बात बताओ मेरे को, जो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, ठीक है, वो क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा। तो देखो कप्पा जो होती है वो अपन सब जानते हैं, इट इज, मैं लिख देता हूँ, इट इज द कंडक्टेंस, it is the conductance of those ions which present 1 ml volume, of solution, सॉल्यूशन जो है उसके 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस होते हैं उनसे जो कंडक्टेंस जनरेट होती है उसे अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और कप्पा जो होती है वो कंडक्टेंस होती है इनटू L/A। ये फॉर्मूला है। अगर L 1 सेंटीमीटर और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ले तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो कप्पा इक्वल टू सी हो गया, अपन देख चुके हैं। 1 ml वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है उसमें जितने भी आयंस हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस जनरेट होती है उसे अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो हमारे पास होगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें ये देखना डाइल्यूशन इंक्रीज कर देने से 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो दिमाग लगाने वाली बात जो है यहाँ पर ये है कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। समझना इस चीज़ को। देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा VML वॉल्यूम, इस VML वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं उनसे जो कंडक्टेंस जनरेट हो रही है वो तो C है, वो तो क्या है, C है। लेकिन अगर इसमें से हम वो वाला हिस्सा ले लें, अलग कर लें, इस VML वॉल्यूम में से हम वो हिस्सा अलग कर लें, मतलब एक क्यूब अलग कर लें, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या है 1 ml। कैसे?
यहाँ पर मान लो दो, इस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड है जिनका सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या बन गया 1 ml बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया ना। बट डिस्टेंस क्या ले ली दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की 1 सेंटीमीटर, और क्रॉस एरिया सेक्शन क्या ले लिया इलेक्ट्रोड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम 1 ml बन गया। इस पूरे वॉल्यूम में से 1 ml वॉल्यूम निकाल लिया बाहर। तो इस 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं उनसे जो कंडक्टेंस यानी सी जनरेट हो रही है वो कप्पा है, यानी सी को कप्पा तभी कह सकते हैं, सी और कप्पा तभी इक्वल होगी जब ये दोनों 1 लेंगे। यानी पूरे वॉल्यूम में से 1 ml वॉल्यूम अगर निकाल लें उसमें जितने भी आयंस कंडक्टेंस जनरेट कर रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। ये कहानी क्लियर है नहीं? ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे यहाँ पर तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो डेंसिटी जो होगी सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना, वो डिक्रीज कर जाएगी ना। डेंसिटी इस चीज को बताती है कि आयंस कितने पास पास है। तो जो डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी जो होगी सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो तो उतने ही हैं, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। जैसे अगर 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं, ठीक है ना, अगर मान लो आयंस दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, आयंस दूर दूर हो जाएंगे, तो 1 ml वॉल्यूम में से आयंस कम हो जाएंगे। ओवरऑल तो आयंस बढ़ ही रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ओवरऑल आयन बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उनकी स्पीड बढ़ रही है, तो कंडक्टेंस तो इंक्रीज होगी। लेकिन 1 ml वॉल्यूम में आयंस कम होते जा रहे हैं तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो नंबर ऑफ आयंस, हम कहेंगे नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस है वो डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएंगे। सो कप्पा जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कंडक्टेंस तो बढ़ रही है, सब समझना, कंडक्टेंस तो बढ़ रही है, लेकिन जो कप्पा है वो नहीं बढ़ रही। कुछ बच्चे फॉर्मूले पे जा सकते हैं, ये बढ़ रही है सर, ये बढ़नी चाहिए, लेकिन अब मैंने कह दिया एक्सपेरिमेंटली सोचो चीज को, थ्योरेटिकली फॉर्मूले से मत सोचो, एक्सपेरिमेंट करके भी देखा तो वैसे भी समझ में आ रहा है। डेंसिटी अगर मतलब डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज, मतलब कि नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो तो उतने ही हैं, क्लियर है ना, लेकिन वो दूर दूर हो रहे हैं। किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, दूर दूर तो दोनों ही केस में होंगे। आयंस अगर दूर दूर होंगे तो 1 ml में से आयंस कम हो जाए, 1 ml वॉल्यूम में से आयंस कम हो जाए, क्लियर है। सपोज करो अगर मान लो ये 100 ml वॉल्यूम था तो 1 ml में कितने आयन थे, अच्छा पूरा वॉल्यूम 100 ml है, 1 ml में मान लो 9 आयन थे, 9 आयन थे। अब हमने क्या किया, इसका डाइल्यूशन करके 900 ml तक कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा के, पानी 800 ml पानी और डाल दिया, तो 1 ml में जो अब आयन रहेंगे वो एक रह जाएगा, इसके 9 इससे हो जाएंगे ना, यानी 8 आयन इसमें से कम हो जाएंगे। और 1 ml वॉल्यूम में अगर आयन कम हो गए तो जो कप्पा है वो 1 ml वॉल्यूम में उपस्थित आयनों के द्वारा जो कंडक्टेंस होती है उसको बोलते हैं, तो वो कम हो जाएगी। एक ही आयन कंडक्टेंस क्रिएट करेगा 1 ml, तो कप्पा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी, नंबर ऑफ आयंस 1 ml सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे, कप्पा कम हो जाएगी, क्लियर है। चलो ये तो था हमारा कि कप्पा पे क्या इफेक्ट पड़ा डाइल्यूशन का। सी पर क्या पड़ा, बढ़ रही है सी, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कप्पा चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कप्पा घटेगी। ये दोनों ही केसेस के लिए अप्लाई है, नीचे लिख लेना, फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन वी इंक्रीजेस डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, the distance between opposite ions is increases, so that's why the number of ions which present in 1 ml solution is also be decreases, and that's why we called kappa decreases। ठीक है। अब अपन लास्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा m एंड लैम्डा eq। देखो इन दोनों में से एक पे देख लो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों के सेम फॉर्मूले हैं। तो हम लैम्डा m पर देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा m। लैम्डा eq पे देख लो चाहे लैम्डा m पर देख लो, रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम है। ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो अगर अपन वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा m देखें तो उससे पहले देख लेते हैं कि लैम्डा m का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाई m, कप्पा इंटू 1000 बाई m ये होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सोचने वाली जो बात है वो ये है कि जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे
डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी और कप्पा भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो कप्पा के हिसाब से देखिए तो कप्पा अगर डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कप्पा डिक्रीज हो रहा है, तो कप्पा डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा एम डिक्रीज होना चाहिए। कप्पा डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा एम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं कप्पा डिक्रीज हो रहा है सो लैम्डा एम डिक्रीज होना चाहिए। ये तो थ्योरेटिकल बात होगी ना, फॉर्मूले को देख करके हम बोल रहे हैं कि सब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा एम और कप्पा, तो कप्पा डिक्रीज हो रहा है अगर डाइल्यूशन से तो लैम्डा एम भी डिक्रीज होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता क्योंकि दूसरा भी तो फैक्टर है मोलरिटी। ठीक है, अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है समझना, तो कप्पा डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है, कप्पा डिक्रीज हो रहा है दोनों ही केस में, तो लैम्डा एम भी डिक्रीज होना चाहिए। बट ऐसा है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरा फैक्टर भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। भाई डाइल्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, मोलैरिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि मोलैरिटी जो होती है 1/v होती है, चाहे नॉर्मेलिटी हो चाहे मोलैरिटी हो। लैम्डा ई क्यू लेंगे तो नॉर्मेलिटी लेंगे, मोलैरिटी हो चाहे नॉर्मेलिटी हो, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और अगर मोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगी तो लैम्डा एम इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है भाई, डाइल्यूशन इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, कप्पा डिक्रीज। अगर कप्पा डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा एम इंक्रीज होना चाहिए। सर्कल लगा देता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा हमने सर्कमस्टांस लिखा, डाइल्यूशन इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज सो मोलैरिटी डिक्रीज, और मोलैरिटी डिक्रीज सो लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है। डबल सर्किल लगा देता हूँ, डबल सर्किल इसलिए क्योंकि ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। ठीक है, मोलैरिटी वाला फैक्टर यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डोमिनेट करता है। भाई ये दोनों फैक्टर जो है वो कंपटीशन में है, कप्पा घट रहा है तो लैम्डा एम को घटना चाहिए। मोलैरिटी क्या हो रही है, मोलैरिटी भी घट रही है, लेकिन मोलैरिटी इन्वर्सली में है, तो मोलैरिटी घट रही है तो लैम्डा एम बढ़ना चाहिए। तो लैम्डा एम घट रहा है या बढ़ रहा है ये देखा गया, तो ये पाया गया कि एक्सपेरिमेंटली लैम्डा एम बढ़ता है, लैम्डा एम बढ़ता है। दोनों फैक्टर्स को मर्ज कर दो, लैम्डा एम बढ़ता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं द मोलार कंडक्टिविटी is more depends upon molarity rather than कप्पा के बजाय मोलरिटी पर ज़्यादा डिपेंड करता है मोलर कंडक्टिविटी का फैक्टर। और वॉल्यूम बढ़ाने से मोलरिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, इसलिए लैम्डा एम भी इंक्रीज कर जाएगा। सो फाइनली वी से दैट फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, फाइनली कह रहा हूं मैं, फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मोलरिटी डिक्रीज करेगी, मोलरिटी या नॉर्मेलिटी है ना, डिक्रीज करेगी, तो लैम्डा एम हो चाहे लैम्डा ई क्यू हो ये इंक्रीज कर जाए। तो फाइनली हमने ये देखा कि एक्सपेरिमेंटली जाना है और सोचना है कि आयंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सोच के देखो, वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है उसके आयंस या तो बढ़ रहे होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में, या फिर वो दूर दूर हो रहे होंगे तो उनकी मोबिलिटी ओवरऑल बढ़ रही होगी उस वॉल्यूम में। हमको भाई लैम्डा एम और लैम्डा ए के जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ है उसके आयंस कितनी कंडक्टेंस जनरेट कर रहे हैं, उसको अपन लैम्डा एम या लैम्डा ई क्यू बोलते हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से वो जो आयंस हैं या तो बढ़ते हैं या उनके बीच की डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाती है, तो फ्री हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग के केस में, तो वो चीज़ें बढ़ती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डाइल्यूशन है उसको बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ रही है लैम्डा एम और लैम्डा ई। कप्पा घटती है हमेशा, क्योंकि 1 ml वॉल्यूम बहुत कम होता है, उसमें आयंस कम हो जाते हैं डाइल्यूशन से, तो वो कम हो जाती है। और सी यानी कंडक्टेंस ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन की बढ़ेगी डाइल्यूशन से। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं वो मैं आपको इधर लिख देता हूँ कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट मैं आपके सामने लिख देता हूँ भाई, डाइल्यूशन इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। तो इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फर्स्ट कंडक्टेंस क्या हो रही है, कंडक्टेंस इंक्रीज फॉर स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, समझ गए ना, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
सेकंड चीज कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, दोनों के लिए। थर्ड लैम्डा एम हो चाहे लैम्डा इक्वे, ये इंक्रीज, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, ये आपको ध्यान रखना है। बस एक ये डिक्रीज हो रही है, बाकी ये दोनों इंक्रीज हो रही है। इसका मैंने प्रॉपर रीजन आपको बता दी। ये दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही है मोलरिटी पर भी और कप्पा पर। ठीक है, चलो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस कप्पा लैम्डा एंड लैम्डा इक्वे। कल अपन देखेंगे कि कोलेराउस लॉ क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है कोलेराउस लॉ। ठीक है, लैम्डा एम इनफाइनाइट जो है वो क्या होता है, उसको उसके रेस्पेक्ट में वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।